अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करता हूँ। हमने अपनी लास्ट क्लास में बेटा डिस्कस किया था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था बेटा जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो अक्रॉस द पीरियड 2 और पीरियड 3 डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ के इस चैप्टर को इंशाल्लाह एंड कर देंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बेटा आयन चार्ज कॉन्सेप्ट। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। आपको स्पेशली चैप्टर 1 में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह काउंट करने का एक छोटा सा सवाल देता है अक्सर। तो उसमें आपको थोड़ा आयन चार्ज कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर अपने एक छोटे से कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है आयन चार्ज कॉन्सेप्ट। आयन चार्ज कॉन्सेप्ट। अच्छा, आयन चार्ज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मैं समझा रहा हूँ आपको उसका पहले पर्पस जरा समझ लीजिएगा। पर्पस ये है बेटा कि किसी आयन पे जो चार्ज मेंशन किया गया होता है वो बेसिकली कैसे आता है। जैसे मैं आपको आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा बेटा कि सल्फेट पे 2- होता है, कार्बोनेट पे भी 2- होता है, इसी तरह सल्फाइट पे भी 2- होता है। तो ये जो 2- का चार्ज है ये डिफरेंट आयंस पर कैसे आ गया और सेम चार्ज कैसे आ गया। इसी तरह फॉस्फेट पे 3- होता है तो फॉस्फाइट पे भी 3- चार्ज होता है। ये चार्जेस कैसे आते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए बेटा, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करूं, फॉर एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक है, जब हम लोग ओ लेवल्स के अंदर ये प्रैक्टिस किया करते थे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाली बेटा, ठीक है, तो आपको याद होगा जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। तो हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाला करते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता कि यार सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगी, तो आप कहते थे द सम ऑफ द ऑल चार्जेस मस्ट बी जीरो। एक ऑक्सीजन जो होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है बेटा, तो 4 ऑक्सीजन हो गए -8, 1 हाइड्रोजन इज +1 तो 2 हाइड्रोजन इज +2, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 6+। सम ऑफ द ऑल चार्जेस मस्ट बी जीरो। ये ओ लेवल्स का है, हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सा सवाल। अच्छा, अब आप इस H2SO4 को गौर से देखिए। अगर कोई शख्स इस H2SO4 को ऐसे लिखे, देखिए ये H2SO4 था, आपने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, जस्ट 1 हाइड्रोजन। ठीक है, यानी आपने इसे लिखा HSO4। तो अगर आप किसी कंपाउंड में से कोई कैट आयन रिमूव करेंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स। आप गौर से देखें, अगर आप H2SO4 को इसी वाले को गौर से देखिएगा दोबारा तो आपको बात समझ में आ जाएगी बेटा। अगर ये 2+ की जगह 1+ चार्ज कम हो जाए तो सम ऑफ द ऑल चार्जेस जीरो नहीं होगा बल्कि -1 हो जाएगा। वो कैसे? हाइड्रोजन इज +1, देन सल्फर इज +6, तो +1 +6 इज +7, तो +7 -8 का आंसर क्या आएगा, -1 बेटा। इसी तरीके से अगर आप इस H2SO4 में से दोनों H पॉजिटिव आयन हटा दें, यानी 2 कैटाइंस हटा दें, तो बेटा सल्फेट का ओवरऑल चार्ज हो जाएगा 2-। तो अब अगर आप गौर करें ये जो आयंस बने हैं इन पे ये चार्ज कैसे आए, इन चार्ज को चेक करें। ये नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये हो गया बेटा इनमें से कोई कैटाइन रिमूव हुआ था। तो अगर हम किसी कंपाउंड में से कोई कैट आयन रिमूव करते हैं तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, नेगेटिव। और इसी तरीके से अगर हम किसी कंपाउंड में से एनाइन रिमूव करते हैं तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव।
अच्छा, इस ऊपर वाले आयन का नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, और ये नीचे वाले का नाम है बेटा सल्फेट। बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, अगर आप इस फॉस्फोरिक एसिड में से +1 कैटाइन रिमूव करें, यानी एक H रिमूव कर दें, एक कैटाइन रिमूव कर दें, तो बेटा ये बचेगा H2PO4। अब आप चेक करें, इस H2PO4 पे चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन बेटा अगर आप इसमें से 2H हटा दें, यानी इसे HPO4 लिखें, तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 माइनस। ऑटोमेटिकली अगर आप इसमें से तीनों H हटा दें बेटा, तो इसका चार्ज हो जाएगा 3 माइनस। तो क्या सीखे आप लोग? अगर आप किसी कंपाउंड में से कोई कैट आयन रिमूव कर दें तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है? नेगेटिव। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आगे फॉर्मूला मेकिंग में काम आएंगे, नाम पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे पहले वाले आयन का नाम है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसे हम कहते हैं बेटा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसी तरह इसे कहते हैं बेटा हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट। और इस लास्ट वाले का नाम है सिर्फ फॉस्फेट बेटा, शाबाश, फॉस्फेट आयन, ये सिर्फ फॉस्फेट है। अच्छा, अब फायदा क्या है? मतलब आयन चार्ज कॉन्सेप्ट सीखने का फायदा क्या है? देखो, आयन चार्ज कॉन्सेप्ट सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको फॉर्मूला मेकिंग में एडवांस फॉर्मूला भी समझ में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, जरा देखिएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा यार फॉर्मूला लिख के बताओ मैग्नीशियम फॉस्फेट का बेटा। तो ये तो ओ लेवल वाला बच्चा भी कर लेगा। कैसे भाई? मैग्नीशियम ग्रुप 2 का होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज 2+ हो गया। फॉस्फेट पे चार्ज रट्टा लगाया हुआ होता है बच्चों ने, 3- होता है। आर दीज नंबर कैंसल्ड आउट? नो। तो आप इन्हें क्रॉस करते हैं बेटा, और ये फॉर्मूला बन जाता है Mg3PO4 टेकन ट्वाइस। ये हो गया मैग्नीशियम फॉस्फेट। बट अब अगर किसी ओ लेवल के बच्चे को आप बोलेंगे मैग्नीशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखो, नहीं लिख सकता ना उसे क्योंकि उसको एक तो आयन के बारे में नहीं मालूम, आयन का चार्ज कैसे लिखते हैं, एक उसको हाइड्रोजन फॉस्फेट और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। वो ओ लेवल्स की कैटेगरी में ये आता नहीं, उस लेवल तक हम लोग नहीं समझाते हैं। अब यहां जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझसे कहा जाए कि मैग्नीशियम, देखती जाएगा, हाइड्रोजन फॉस्फेट और मैग्नीशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखो। अब जरा फर्क देखिएगा आप। मैग्नीशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, फर्क देखिए बेटा। देखिए मैग्नीशियम का सिंबल Mg, चार्ज 2+। अब हाइड्रोजन फॉस्फेट ये रहा बेटा, व्हाट्स द चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन फॉस्फेट? HPO4 2-। आर दीज नंबर कैंसल्ड आउट? तो आप कहेंगे यस, आपने कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या बना आपका? MgHPO4। आप जब ए लेवल्स के अंदर आते हैं बेटा, तो आपको थोड़ी सी चीजें और एडवांस समझ में आनी चाहिए जरा, और वो सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ओ लेवल्स वाला नहीं होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस आना चाहिए। अब ये देखें, मैग्नीशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट लिखना है, तो Mg का चार्ज हो गया 2+, और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट का मतलब हो गया H2PO4-1। आर दीज नंबर कैंसल्ड आउट? नो। तो अगर नंबर कैंसिल ना हो रहे हो तो चार्जेस को इग्नोर करके क्रॉस कर दो बेटा, ये बन जाएगा Mg H2
PO4 टेकन ट्वाइस। अब आप तीनों फॉर्मूला को जरा गौर से देखें। फॉर्मूला ये हो गया, जैसे ये तीनों फॉर्मूला पे गौर कीजिएगा बेटा, 1 2 और 3, गौर से देखें। आपको नजर आ रहे हैं तीनों फॉर्मूला अलग अलग है। अब आप इनके नाम भी पढ़ सकते हैं, आप इन्हें बोल भी। पहला वाला है मैग्नीशियम फॉस्फेट, दूसरा वाला है मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तीसरा वाला है मैग्नीशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो आपको चार्जेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देके आगे बढ़ता हूं, जरा देखिएगा बेटा। आप लोग ओ लेवल में अक्सर लिखते थे K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 बोलते हैं इसको। लेकिन आप अब जब स्पेशली प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे या आयोनिक इक्वेशंस वगैरह बना रहे होते हैं, तो बेटा आप K2Cr2O7 की जगह सिर्फ Cr2O7 यूज कर रहे होते हैं। अब आप देखें, आपने इसमें से 2 पोटेशियम हटा दिए। पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है? +1, ग्रुप 1 का। तो अगर 2 पोटेशियम हटाओगे तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 2-। इसी तरीके से बेटा आपने ओ लेवल में पढ़ा है KMnO4, पोटेशियम मैंगनीज 7 ना। अब आप देखें, अब यहां पे जब आप इक्वेशंस बना रहे होते हैं ए लेवल्स के अंदर, स्पेशली बात करें तो यहां पे ना K नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या लिखा होता है? MnO4। बस उसमें थोड़ा सा फर्क क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएगा बेटा उसका? -1। दैट्स इट। तो आयन चार्ज कॉन्सेप्ट, आप किसी भी आयन को उठा लें। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे H2CO3 है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना बेटा। कभी कभी एग्जामिनर इसे HCO3 लिखता है और चार्ज क्या लिख लेगा? -1। और अगर इसमें से एग्जामिनर दोनों H हटा दे बेटा, सिर्फ CO3 लिखेगा, तो ये तो तुम जानते हो 2-। अब इस ऊपर वाले का नाम क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा। दिस वन इज हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस वन इज कार्बोनेट। अभी जैसे इसने एक छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछा बच्चों से कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन? तो HCO3 नेगेटिव के अंदर इसने इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे। Why K is removed? बेटा हम लोग आयन चार्ज कॉन्सेप्ट में ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आप किसी कंपाउंड में से कैटाइन रिमूव कर दें बेटा, अगर रिमूव कर दें तो ओवरऑल चार्ज उस पर नेगेटिव आ जाता है। तो ये लिखने का एक तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ओ लेवल्स के अंदर आयोनिक इक्वेशंस लिखते थे, याद है? आयोनिक इक्वेशन को अगर आप गौर करें, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। आयोनिक इक्वेशन ओ लेवल्स वाली जरा देखिएगा बेटा। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं NaOH प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2O, ठीक है। आप ओ लेवल्स में इसकी आयोनिक इक्वेशन कैसे लिखते थे? आप क्या करते थे? आप इस NaOH में से Na सेपरेट करते थे, अलग किया तो बेटा OH पे क्या चार्ज हो गया? नेगेटिव। अगर आप HCl में से एक कैटाइन हटा दें, यानी H पॉजिटिव आयन हटा दें, तो बचेगा क्या? Cl-। इसी तरह NaCl के अंदर अगर आप Na हटा दें तो आपके पास बचेगा क्या? Cl- और H2O एज इट इज लिखते थे। अब आप देखिएगा आप इसकी आयोनिक इक्वेशन कैसे बनाते थे? स्पेक्टेटर आयंस हटा के। मतलब कहने का ये था बेटा कि जो कॉमन आयन हो इक्वेशन के दोनों तरफ, जिन्हें स्पेक्टेटर आयन कहते हैं, आप उन्हें रिमूव करते थे। जैसे Cl से Cl रिमूव हुआ, Na से Na, तो व्हाट इज योर आयोनिक इक्वेशन? आप कहते थे OH नेगेटिव बेटा, शाबाश, साथ में H प्लस, और गिव्स यू H2O। अब आप देखें, सवाल यह है कि इस OH पे माइनस कहां से आया? क्योंकि आपने इसके कंपाउंड में से बेसिकली एक कैटाइन रिमूव किया है। सवाल यह है कि इस H पे प्लस कहां से आया? क्योंकि आपने इसके कंपाउंड में से एक नेगेटिव चार्ज आयन रिमूव किया है। तो बेटा इसी तरीके से अगर आप K2Cr2O7 में से पोटेशियम रिमूव कर दें, 2 पोटेशियम, तो चार्ज क्या आ जाएगा? 2- बेटा।
इसी तरह अगर आप KMnO4 में से एक पोटेशियम रिमूव कर दें K+, तो बेटा ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी आयन का चार्ज उस पर क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल जैसे मैंने नीचे वालों में किया। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे एक चीज, जैसे HCl को गौर से देखिएगा, HCl के अंदर से आपने Cl रिमूव किया तो H पे क्या चार्ज आ गया, प्लस। यानी अगर आप किसी कंपाउंड में से एनाइन रिमूव करें तो ओवरऑल चार्ज प्लस आता है, और अगर आप किसी कंपाउंड में से कैट आयन रिमूव करें तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव आता है। भाई ये छोटा सा की पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ताकि आपके सामने आज के बाद कभी भी कोई आयन लिखे या आयोनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखे तो आपको पता होना कि यार ये बेसिकली आया कहां से, ये आयन पे ये वाला चार्ज क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ है। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल देके फिर एक की पॉइंट लिखवाता हूं। देखिए बेटा, फॉस्फेट पे 3- चार्ज होता है, सही है। अच्छा, ओ लेवल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फॉस्फेट पे भी 3- है, फॉस्फाइट पे भी 3- होता है, ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली बेटा ये जो फॉस्फेट है ये किसी ना किसी कंपाउंड से आया होगा जिसमें से आपने 3 कैट आयन रिमूव किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे Na3PO4 है, इसका नाम है बेटा सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम फॉस्फेट में से अगर आप 3 सोडियम रिमूव करें तो आप फॉस्फेट पे चार्ज क्या लिखते हैं, -3। इसी तरीके से बेटा ये जो फॉस्फाइट वाला है कंपाउंड, ये आया है Na3, लेट सपोज, जरूरी नहीं है सोडियम हो, पोटेशियम भी हो सकता है। तो Na3 और PO3, इसका नाम क्या है, सोडियम फॉस्फाइट। वो फॉस्फेट है और ये क्या है, फॉस्फाइट। अगर आप सोडियम फॉस्फाइट में से 3 सोडियम रिमूव कर दें बेटा तो आपके पास क्या बन रहा है, फॉस्फाइट, और उसका चार्ज क्या होगा, 3-। तो आपको ये बात समझनी चाहिए बस, मतलब आपके सामने कभी भी ए लेवल्स के अंदर मैं समझता हूं बच्चे को हर आयन के बारे में पता होना चाहिए कि इस फलाने फलाने आयन के ऊपर ये चार्ज आया क्यों है। छोटा सा की पॉइंट है, मैं उसे समराइज करके लिख देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें बेटा। व्हेन वी रिमूव a cation when we remove a cation from a compound, the overall charge of ion becomes negative. But if we remove anion from a compound, the overall charge becomes पॉजिटिव बेटा। तो ये हो गया आयन चार्ज कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है। मैंने आपको आयोनाइजेशन, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और रह गई है इसमें, वो करा दूं फिर ख़त्म। बस ये एक बात और बता रहा हूँ इसके साथ आपको, ताकि मैं इसे एंड करूँ। एक छोटा सा रूल रह गया है, उसे देख लें बेटा। छोटा सा रूल है, वो बेसिकली आखिर में पढ़ाने का मकसद ये होता है कि जब आप पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं तो वो पूरे उसकी समरी है। आपको याद होगा स्टार्ट में हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए हमने ऑफ्बा रूल पढ़ा था। ऑफ्बा रूल क्या था, ऑफ्बा कहता है कि आप जब इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी करते हैं। लोअर एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं और हाई एनर्जी के अंदर बाद में।
अच्छा, इसी रूल को एक्सप्लेन करने वाला एक और रूल भी है, सेम इसी तरह का है, लेकिन बस वो समराइज हो जाएगा, उसे कहते हैं N+L रूल। बेटा ये आखिरी बात है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, N+L रूल। अच्छा, N यहां पे क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ शेल जिसे आप कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जबकि L यहां पे क्या है बेटा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता, ठीक है। अच्छा, अब पहले जरा समझिएगा, इन्होंने क्या कहा था? N+L रूल बेसिकली जस्टिफिकेशन है किसकी? अफबा रूल्स की। बेटा उसने जो कुछ कहा था उसी तरह से ये भी कहता है। ये कहता है, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कहता है सब एनर्जी लेवल्स with lower N+L value will be filled first. इसका एक और स्टेटमेंट सुनिएगा, if two different sub energy levels have same N+L value, then the sub energy level with lower value of N will be filled फर्स्ट। अच्छा, बहुत सिंपल सा रूल है, मैं चाहूंगा आप सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दें, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा बात। देखो बेटा, जो कुछ अफबा ने कहा था मैं वो लिखता हूं। क्या अफबा ने यही कहा था कि पहले 1s को फिल करो, फिर 2s को फिल करो, फिर 3s को, फिर 2p को फिल करो? ये देखो, यही अफबा ने कहा था, 2p को फिल करो, फिर 3s को फिल करो, फिर 3p को फिल करो, फिर 4s को फिल करो, फिर 3d को फिल करो, यही कहा था। अच्छा, अब आप देखिएगा जरा, N+L वैल्यू चेक कीजिएगा, इन सब की N+L वैल्यू, ठीक है, N+L वैल्यू। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जरा 1s की N+L वैल्यू निकालें तो बेटा इसकी N की वैल्यू आ गई 1, जबकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर S क्या होती है? 0। आपको याद है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू S सब एनर्जी लेवल के लिए होती है 0, तो 1+0, इसका मतलब 1s की N+L वैल्यू आ गई 1। आ जाओ 2s को देखो, 2s के अंदर N क्या है? 2, और बेटा S सब एनर्जी लेवल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 2+0 का मतलब क्या हो गया? 2। दोबारा देखिएगा, जरा 2p को देखिए, पहले 2p के अंदर N क्या है? तो आप कहेंगे 2। ओके, अब p के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 2+1 क्या हो गया? 3। अब आपको बात समझ में आ जाएगी, आगे देखिएगा जरा। 3s के लिए N+L की वैल्यू निकालें तो बेटा 3 इज N, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, थर्ड एस शेल हो गया। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0। तो बताओ आंसर क्या आया? 3। अब तुम गौर से देखो,
2p और 3s दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम है। तो अगर दो सब एनर्जी की वैल्यूज n+l वैल्यू सेम हो जाए तो हम पहले किसे फिल करते हैं, जिसकी n की वैल्यू लोअर हो। तो 2p और 3s में लोअर n वैल्यू किसकी है बेटा, 2p की, इसलिए पहले 2p को फिल किया है। आगे चलेंगे, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा 4s3d का, देखिएगा जरा। 3p को देखिएगा, n की वैल्यू है 3 और p के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 4। 4s को देखिए बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n है 4 और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का कोड है 0। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 4 + 0 = 4। अब आ जाओ 3D पे, तुम्हें इससे और अच्छा समझ में आ जाएगा हमने पहले 4s को क्यों फिल किया, क्योंकि उसकी n+l की वैल्यू लोअर होती है। चेक कर, देखो बेटा 3D में n की वैल्यू क्या है, 3, और बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए d क्या वैल्यू शो करता है, 2। तो 3 + 2 क्या हो गया, 5। तो हम उन सब एनर्जी लेवल्स को पहले फिल करते हैं बेटा जिनकी n+l वैल्यू कम हो। क्यों, क्योंकि n+l वैल्यू कम होने से उन सब एनर्जी लेवल्स की एनर्जी क्या होती है, कम होती है बेटा, वो कम शो हो रही होती है। तो हम कहते हैं पहले उन्हें फिल करो जिनकी n+l की वैल्यू लोअर हो। इसके साथ ही मेरा पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया बेटा। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताई, उनके कॉन्सेप्ट समझाए, एसपीडीएफ, ऑर्बिटल, सब एनर्जी लेवल सारे डिटेल से बताए। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको आयोनाइजेशन एनर्जीज पूरी डिटेल से बताई बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स, उनके ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट, पीरियड में, ग्रुप में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एंड सो ऑन, उनके एक्सेप्शंस वगैरह सब कुछ हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किए बेटा। और इसके साथ ही बेटा हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा जो सेकंड चैप्टर जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वो चाहता हूँ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह तो जो विच काइंड ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम रिलेटेड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप ये लास्ट वाली की बात कर रहे हैं कि n+l रूल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो बेसिकली जो अफबा वाला रूल था ये वही है, ठीक है। जो अफबा ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस सीक्वेंस में फिल की जाती है, बस ये वही वाला रूल है। और अगर आप आइन चार्ज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बेटा, तो मैंने आपको बताया था, जैसे अभी रिसेंटली इसने एक सवाल पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन कार्बोनेट और डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो आपको उनका चार्ज, उनका फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल ओ लेवल्स वाले सवाल है, बट कॉन्सेप्ट होगा तो सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा बेटा। इसके साथ ही हमारा बेटा फर्स्ट चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हुआ। अच्छा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन एक बात आपको बता दूं पहले से मैं बेटा कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है बॉन्डिंग, ये बहुत डिटेल्ड है। यानी कि अगर मैं कहूँ एएस का सबसे बड़ा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग होता है बेटा, तो मैं शायद गलत नहीं बोल रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग बहुत डिटेल्ड टॉपिक है हमारे एएस लेवल के सिलेबस का, और इसमें सारी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स वगैरह बहुत डिटेल के साथ सिलेबस के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं मोल्स शुरू करूंगा, तो मोल्स के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर वाला पूरा पोर्शन जो है वो मोल्स में कवर कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग माय न्यू चैप्टर और उसका नाम है बेटा केमिकल बॉन्डिंग, सही है। हम एएस लेवल का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग बेटा। केमिकल बॉन्डिंग शुरू में कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। फॉर्मेलिटीज का मतलब बेटा आपको तकरीबन चीजें जो छोटी मोटी पता होती हैं, हल्की फुल्की, सही है, बेसिक चीजें जो है वो आपको यकीनन पता होंगी, वो सब फॉर्मेलिटीज के अंदर है। केमिकल बॉन्डिंग बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले
तो मैं सिंपल फॉर्मेलिटी डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा समझा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ वापस से। केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, फिर केमिकल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज दैट केमिकल बॉन्ड? तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा। केमिकल बॉन्ड का मतलब है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which can hold two or more atoms, ions, or molecules बेटा। force of attraction which can hold two or more atoms, ions और molecules बेटा, ठीक है। तो मैं इसकी एक एग्जांपल समझा देता हूँ, वापस से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा H2O में 3 एटम्स हैं, एटम्स। और अगर ये 3 एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल सॉल्ट बेटा, सोडियम क्लोराइड। अगर आप कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला है, तो हर वक्त, हर दफा इस टेबल सॉल्ट के अंदर 2 आयंस साथ एग्जिस्ट करते हैं, प्लस और माइनस वाले, सोडियम आयन क्लोराइड आयन। तो अगर ये आयन साथ एग्जिस्ट करते हैं तो दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा। उन अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है और सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आयोडीन सॉलिड में आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बेसिकली एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड फॉर्म में होंगे। क्यों? क्योंकि आयोडीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है और आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। अब आप सोचो, अगर ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स में डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी ना भाई। जब कोई चीज एक साथ एग्जिस्ट करती है या साथ एग्जिस्ट करती है तो दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड दीज मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। मेरी इस एग्जाम्पल से एक छोटी सी बात रिवाइज कर रहा हूं, रिवाइज ये कर रहा हूं बेटा कि केमिकल बॉन्ड 3 चीजों के बीच में हो सकता है। 3 हो सकता है, वो बॉन्ड एटम्स के बीच में हो सकता है वो बॉन्ड्स आयन के बीच में और हो सकता है वो बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। आगे चलते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अच्छा, ओ लेवल में आपने बड़ी लिमिटेड बॉन्डिंग पढ़ी है, यहां थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले बॉन्ड जो आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ी है वो है आयोनिक। मैं रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज का मतलब होता है बस थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने कुछ कराया नहीं, सही है। तो मैंने स्किप नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए। सबसे पहले है बेटा आयोनिक, उसके बाद है बेटा कोवेलेंट, उसके बाद है बेटा मेटालिक, ये वो 3 बॉन्डिंग है जो आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, तीनों, ठीक है। इसके अलावा द फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। इसी तरीके से बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरीके से बेटा डाइपोल, डाइपोल, बल्कि मैं इनको पूरा लिख दूं, मेरा ख्याल है, ताकि
ठीक है। परमानेंट, पूरा लिख देता हूं मैं, डाइपोल, डाइपोल बॉन्डिंग, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये 7 टाइप की बॉन्डिंग्स है बेटा जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहां पे एक बात और गौर से देखिए, मैंने 3 बॉन्डिंग्स की टाइप ब्लैक से लिखी है और 4 को रेड से लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी मैंने ऐसा क्यों किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है बेटा कि ये जो ऊपर की 3 बॉन्डिंग्स हैं ये आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हो, तो ये मैं सिर्फ रिवाइज कराऊंगा, जबकि डिटेल से आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, ये 4 वाली। ठीक है, ये पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग और बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अच्छा, इन चारों में वैसी एक बात आपको बता दूं, ये जो 3 बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन, परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड वाली बात, ये आईएमएफ कहलाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दे आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, आईएमएफ जिसे कहते हैं आप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको कराया। सबसे पहले मैं आपको ना ऊपर की तीनों बॉन्डिंग जरा क्विक रिवाइज करा देता हूं जरा आपको, ताकि चीजें वापस से समझ में आ जाए। ठीक है, रिवाइज हो जाए थोड़ी सी बेटा। सबसे पहली बॉन्डिंग का नाम है आयोनिक बॉन्ड, नंबर 1। ठीक है, सबसे पहली बॉन्डिंग है बेटा आयोनिक। ओलेविस में आप बहुत डिटेल से पढ़ते हैं इसको, और बल्कि ये पढ़ते ही रहते हैं, आयोनिक और कोवेलेंट ही पढ़ते रहते हैं, इतनी सारी एग्जाम्पल्स उसकी पढ़ते हैं आप। तो एक जस्ट रिवाइज, ताकि यहाँ आपको वापस से चीज़ें थोड़ी रिवाइज हो जाएं, चीज़ें रिकॉल हो जाएं बेटा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे इसको रिवाइज तो नहीं होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बेटा, बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड इज अ वर्ड विच डिफाइंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा। ठीक है, किसी भी किस्म की बॉन्डिंग का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो मेरे पहला जो जुमला था, मेरा पहला जो स्टेटमेंट है केमिकल बॉन्ड का बेटा, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली बॉन्ड मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा। ठीक है, आप जब, वैसे भी एक सिंपल सी बात, ये तो वैसे खैर हम ओ लेवल्स में बड़ी डिटेल से बताया मैंने ये बातें सारी चीज़ें, लेकिन आप देखें बेटा, आप जब किसी को बोलते हैं कि, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक से बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड, तो आपके और बैंक के दरमियान में एक कमिटमेंट हो जाती है, एक अट्रैक्शन हो जाती है कि मैंने आपसे बॉन्ड खरीद लिया है। ठीक है, अब आप जब आप और बैंक एक साथ एक दूसरे को के साथ लिंक में आ गए हैं अब आप, तो बेसिकली वैसे भी एक और वो मजाहिया वो है समत बॉन्ड तो बॉन्ड बेसिकली जोड़ने को बोलते हैं, अट्रैक्शन को बोलते हैं, दो चीज़ों को होल्ड करके रखने वाली चीज़ है। इसी तरह अगर आपने कभी नोट किया हो, जैसे वो फर्श की टाइल्स वगैरह लगाते हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं टाइल्स जो हैं वो बॉन्ड से लगती हैं तो बेसिकली वो बॉन्ड होता क्या है, वो टाइल्स को जोड़ने के लिए होता है, अट्रैक्ट करवाने के लिए होता है। तो बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा। ठीक है, बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयोनिक के लिए पहले छोटी सी एक सिंपल सी फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। आयोनिक का मतलब होता है बेटा chemical bond in which chemical bond in which electrons are completely transferred, electrons are
completely transferred from one atom to another. सही है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, हम उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। एक छोटा सा की पॉइंट था आयोनिक बॉन्ड का बेटा, मैं उसे वापस से लिख देता हूँ। ये ओलिविल्स का है, ठीक है। ओलिविल्स में हम एक छोटा सा की पॉइंट पढ़ते थे बेटा, और वो की पॉइंट क्या था कि वी हैव टू शो 8 electrons in outermost shell except लिथियम एंड हाइड्रोजन। अच्छा, लिथियम एंड हाइड्रोजन के अलावा आप हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो करते हैं? 8 बेटा, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब, जरा मतलब समझिएगा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूँ, आई होप रिवाइज हो जाएगा वापस से। फॉर एग्जांपल बेटा, CaS कैल्शियम सल्फाइड, और मुझे कहा गया इसकी आयोनिक बॉन्ड बना के दिखाएं, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो उसकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 2+, और सल्फाइड 2- होता है, ग्रुप 6 या 16 का होता है। तो अब होगा क्या, आपने कैल्शियम के लिए एक सर्किल बनाया बेटा, ये देखिएगा, ठीक है। इसमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट। ये मैंने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन शो किए, और चार्ज क्या शो किया बेटा मैंने इसका? 2+। इसी तरीके से अगर आप सल्फाइड को देखें बेटा, ये देखिएगा, सल्फाइड के लिए मैंने एक सर्किल बनाया, बस एक काम किया करें, पहले वो इलेक्ट्रॉन बनाया करें जो उसने गेन किए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर पे 2- चार्ज है, तो 2- का मतलब हो गया इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो आप पहले 2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दें ऐसे बेटा, कैल्शियम से जो लिए। अब अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट आप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन शो करें, तो डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका सल्फाइड। दैट्स इट। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, जरा देखिए, तो एक दो एग्जांपल देके आपको जरा बात समझा देता हूँ, बस सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपने पीरियोडिक टेबल गिवन होता है, देखा उसमें से एल्यूमिनियम ग्रुप 3 या 13 का है, तो आपने 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी एल्यूमिनियम की। ऑक्सीजन ग्रुप 6 या 16 का है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पर 2- लिखेंगे। दैट्स इट, सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप सबको पता होनी चाहिए, आई होप आती भी होंगी। एल्यूमिनियम के लिए आपने एक सर्किल बनाना है, अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट आपने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, ये देखिए बेटा। चार्ज आपने 3+ लिखा है। अब हाउ मेनी एल्यूमिनियम आर देयर? 2, तो बेटा साथ में लिख दिया आपने 2 ऐसे। दैट्स इट। इसी तरह अगर आप ऑक्साइड को देखें बेटा, ये आपने एक सर्किल बनाया, ठीक है, उस सर्किल में आपने सबसे पहले ये दिखाना है इसने गेन कितने किए हैं इलेक्ट्रॉन? 2, तो आपने 2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले शो कर दिए। दैट्स इट। अब आप इसमें कितने डॉट्स बनाएं ताकि आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए? 6, तो आपने इसमें 6 डॉट्स बना दिए बेटा ऐसे। And what's the charge here? 2 negative. Now how many oxide are there? आप कहेंगे 3, तो साथ में लगा दिया 3। ये बन गया आपका डॉट एंड क्रॉस। एक आखिरी एग्जाम्पल आपको और दे देता हूं ताकि मेरी बात और अच्छी समझ में आ जाए। जैसे बेटा मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, आई होप ये रिवाइज करने के लिए इतनी एग्जाम्पल्स बहुत है।
मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होगी। नाइट्रोजन ग्रुप 5 या 15 का है, तो आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे 3- लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी डायग्राम बनानी है, तो फॉर मैग्नीशियम आपने एक सर्किल बनाया बेटा ऐसे, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट आपने इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन शो किए, लाइक दिस। ये हो गया बेटा। चार्ज क्या लिखा आपने? 2+ लिखा, और कितने मैग्नीशियम है टोटल? 3, साथ में 3 लिख दिया। इसी तरह आपने नाइट्रोजन के लिए एक सर्किल बनाया, अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट आपको 3 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन दिखाने, 3- का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन वो किए। अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शो करने हैं? 8। तो मुझे इसमें कितने डॉट्स बनाने चाहिए बेटा? 5 डॉट 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 डॉट। चार्ज क्या हो जाएगा? 3-। ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। अच्छा, अब आते हैं लिथियम और हाइड्रोजन को एक्सेप्शन में क्यों रखा? बेटा लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 होता है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2n1 होगा। और बेटा अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लिथियम से हटा देंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन को देखें बेटा, हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड बनाते वक्त कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, हमेशा गेन करता है आयोनिक में, ठीक है। कोवेलेंट एक अलग चीज है, आयोनिक की बात कर, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो लूज नहीं कर सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक गेन कर ले बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। यानी लिथियम और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो करने होते हैं? 8। अच्छा, अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आए कि सर व्हाट अबाउट द बोरॉन एंड बेरिलियम, तो बोरॉन और बेरिलियम जो है वो आयोनिक नहीं बनाते, कोवेलेंट बनाते हैं, इसलिए मैंने उनको एक्सेप्शंस में नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा लिथियम ऑक्साइड है, Li2O, लिथियम ऑक्साइड। तो लिथियम ग्रुप 1 का है, चार्ज +1 होगा। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, तो चार्ज 2- होगा बेटा। आपने लिथियम के लिए एक सर्किल बनाया, और अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, ठीक है। बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में 8, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2। ये हो गया। चार्ज क्या है बेटा इसका? +1, और कितने लिथियम है? 2, तो साथ में 2 लगा दो, दैट्स इट। इसी तरीके से अगर आप ऑक्साइड को देखें बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो शो करेंगे, बट ऑक्सीजन का चार्ज क्या है? 2-। 2- का मतलब हो गया इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 2। तो आप पहले गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएं बेटा ऐसे। अब आप डॉट्स बनाएं ताकि टोटल 6 हो जाएं अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट। ये हो गया लिथियम ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल मैं आपको हाइड्रोजन की भी दे देता हूं ताकि याद रहे आपको बात। जैसे बेटा सोडियम हाइड्राइड है, NH, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम ग्रुप 1 का है, चार्ज +1 होगा बेटा, तो हाइड्रोजन पे -1 होगा। और वैसे ही मैंने आपसे कहा आयोनिक बॉन्ड में हमेशा आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा। तो अगर आपको इसकी आयोनिक बॉन्ड की डायग्राम बनानी हो, तो सोडियम के लिए आपने एक सर्किल बनाया, अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट मुझे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शो करने चाहिए? 8 सोडियम में, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ द सोडियम? इज +1 बेटा। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। आपने हाइड्रोजन के लिए एक सर्किल बनाया, और बेटा हाइड्रोजन पे चार्ज है -1। -1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो आपने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले बना दिया, हो गया डन। अब आपको एक और इलेक्ट्रॉन बनाना है ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो हो जाएं? 2। ये हो गई डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अब देखो 7 टाइप की डिफरेंट बॉन्डिंग्स हैं, जिसमें पहली बॉन्डिंग का नाम है आयोनिक। आयोनिक हम ओ लेवल्स में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, तो मैं ए लेवल्स के अंदर बच्चों को सिर्फ रिवाइज करवा देता हूं ताकि एक दफा उनको वापस से चीजें रिकॉल हो जाए, वापस से चीजें याद आ जाए। तो
मुझे यकीन है आपको याद आ गई होंगी। इसी तरीके से मैं आपको कोवेलेंट और मेटालिक भी रिवाइज करा दूंगा बेटा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। हाफिज़।